हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएनू सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी अपनी आरंभ सीरीज में एक और चैप्टर लेके, फाइनल अकाउंट। यस मेरे बच्चों, आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट। बढ़िया से इसको समझेंगे। ज्यादा मतलब अगर हम गए तो पहले हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पर मेरा बच्चा 11th क्लास में तो मौज मार रहा। मतलब पॉइंट ये है कि मैं कोशिश करूंगा जीरो से शुरू करूंगा और मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे को एकदम जीरो से उठा के सारे फाइनल अकाउंट के बेसिक समझाऊंगा। कुछ अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट की बात करेंगे एंड देन फिर हम इसके एमसीक्यू पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर, हमारा सिलेबस एमसीक्यू में, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा उनके कॉन्सेप्ट पे वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के लेक्चर में पूरा फाइनल अकाउंट बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं और फिर कुछ आपके स्टडी मैट के एमसीक्यू में कराने वाला हूं। ठीक है, तो मेरा बच्चा दिल थाम के बैठ जा। लेट्स बिगिन आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। अब मैं थोड़ी सी इसकी कहानी आपके सामने रखूं तो बेटा हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस है, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के कुछ तरीके होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। अगर मैं सिंगल पर्सन, मैं कहूं मैं अकेला, एक अकेला काफी है सर, मैं अपना बिजनेस सिर्फ अपने आप दम पे चलाना चाहता हूं, मैं दुकान खोलूंगा, फर्नीचर वगैरह जो मेरे को लगाना है लगाऊंगा और मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। तो अगर मैं कह रहा हूं मैं सिंगल पर्सन अकाउंटिंग करूंगा तो उसे बोलते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी एक एक बात करेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को गहराई से पढ़ेंगे। उन्हें बोलते हैं मेरे बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके जी, हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ाता हूं। और अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं मेरे बाबू, दो या दो से ज्यादा लोग, अकेले नहीं संभलेगा बिजनेस भाई, दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो बेटा फिर बिजनेस को करने के कुछ तरीके हैं जिनमें आप लोग पढ़ते थे बचपन में। याद करो अपने 11th 12th में, नहीं है तो मैं कराऊंगा आगे। सर जी कुछ था पार्टनरशिप या एलएलपी, वन ऑफ द सेम थिंग। अभी अकाउंटिंग के लिए आप ये मान के चलो कि पार्टनरशिप हो या एलएलपी, ये बना के बिजनेस कर सकते हैं, या थोड़ा लीगलाइज तरीके से कॉर्पोरेट एंटिटी बनाए तो कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। फिर कंपनी में भी कई तरीके की हो जाती थी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, फलाना डिकाना डिकाना। ठीक है, बट आज मैं जो बात करने वाला हूं बाबू, वो स्पेशली किसकी बात करने वाला हूं? सोल प्रोप्राइटरशिप की। हम इनकी बातें आज नहीं करेंगे, इनकी बातें आज नहीं करेंगे। कंपनी अकाउंट्स हम अलग से पढ़ेंगे अपने। ऑलमोस्ट आप जब सीएम में इंटरमीडिएट में जाओगे तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा आपके ग्रुप 2 में, तो वहां पे मैं स्पेशली आपको कंपनी के बारे में अकाउंटिंग करवाऊंगा कि शेयर कैसे इशू करने हैं, डिबेंचर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह सब बातें करेंगे जीरो से। बढ़िया। और पार्टनरशिप की बातें भी हम अगले फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले चैप्टर्स में करेंगे। बट आज जो मेरे को स्पेशली हमारे फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ाई कराया जाता है वो पढ़ाया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर एक अकेला बंदा बिजनेस करना चाहता है और वो बिजनेस बाबू, वो अपना अकेला बच्चा मेरा जानना चाहता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस का क्या प्रॉफिट लॉस है। याद है पहली क्लास मैंने शुरू करी थी, चिंटू ने अपना बिजनेस शुरू किया था, मेरा चिंटू बैठा हुआ है शांति से, बोलना। चिंटू ने बोला था हाँ सर मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना है, मुझे अपने बिजनेस की पोजीशन जाननी है, जिसे हम बोलते थे परफॉर्मेंस और पोजीशन। तो बाबू तुझे कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग में क्या तुझे बाबू बनाने पड़ेंगे? फाइनल अकाउंट। क्या बनाने पड़ेंगे? फाइनल अकाउंट, या इन्हें बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज मैं तेरे को इन फाइनल अकाउंट्स की थोड़ी कहानी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थोड़े लॉजिक्स कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो तेरे को एक आइडिया मिला हुआ चैप्टर का ब्रीफ कि सर हम आज उन बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जो एक अकेला बंदा चला रहा है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और वो अकेला बंदा अपने बिजनेस से रिलेटेड जानना चाहता है कि उसने क्या इस साल नफा नुकसान करा और क्या उसकी पोजीशन है। तो अगर उसे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो बाबू उसे अपने अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे।
बढ़िया मक्खन। अब ये फाइनल अकाउंट कितने होंगे बेटा? अगर आपसे पूछे किसी भी बिजनेस को अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, पोजीशन जाननी है, तो उसे फाइनल अकाउंट के नाम पे 3 चीजें बनानी पड़ेंगी। कितनी चीजें बाबू? 3। सबसे पहले आपने सुना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा आपके लिए एमसीक्यू है तो बहुत ध्यान सुन रहना। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बढ़िया मक्खन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट बनती थी बैलेंस शीट। लास्ट आती है बैलेंस शीट। अगर आपसे कोई पूछे ट्रेडिंग से क्या आएगा बाबू, तो ट्रेडिंग से आएगा, याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी एक एक करके समझाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल में। और अगर आपसे कोई पूछे पीएनएल अकाउंट से क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर जी यहां से आएगा नेट प्रॉफिट या लॉस। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। मतलब ये दोनों मिलके बाबू, ये दोनों ट्रेडिंग एंड पीएनएल हम एक साथ बनाते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं दीज आर माई इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है जो हेल्प करती हैं बिजनेस की फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस निकालने में। बेटा ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिनसे एमसीक्यू बनने वाला है। ठीक है, तो 2 अकाउंट बनाने वाला हूं मैं अभी आपके सामने, ट्रेडिंग और पीएनएल। अभी सिखाऊंगा ट्रेडिंग और पीएनएल। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस। पीएनएल से क्या आएगा? नेट प्रॉफिट लॉस। दोनों को मिला के अगर कोई आपसे पूछे क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट, जिससे आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगी। ओके सर, बैलेंस शीट आपको बताती है आपके बिजनेस की पोजीशन। दैट इज, दिस इज पोजीशन स्टेटमेंट कि आपकी बिजनेस कहां एग्जिस्ट करता है, आपका बिजनेस स्ट्रांग है, वीक है, बड़ा लेवल का है, छोटे लेवल का है। दैट मींस पोजीशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो आपको होप सो ये 3 चीजें बनानी पड़ेंगी। इन 3 चीजों को हम प्यार से बोलेंगे दिस इज फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? पक्का? तो चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपको ये 3 चीजें बनानी है, और ये 3 चीजों का क्या मतलब है, क्यों बनाना है, क्या मिलेगा, ये सब मैंने बता दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है यहां तक? अगर मजा आ रहा है ना मेरे बच्चे, लाइक कराकर, प्यारा सा कमेंट कराकर एंगेजमेंट बढ़ाओ। देखो पॉइंट ये है कि अभी हम नया चैनल है, सीएम में भी मेरा बच्चा पहली बार करने जा रहा है। अब बच्चा जब जुड़ेगा ना धीरे धीरे, तब मैं उसको आगे बात करेंगे, तब हम उसको इंटर में डील करेंगे। बेटा मेरे को पहचानूंगा कैसे? मैं तो कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे को मेरे बच्चे से नॉलेज कैसे होगी कि मेरा बच्चा सही जा रहा है, डायरेक्शन सही में है या नहीं है, इसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? बेटा आपके कमेंट से ही तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरा बच्चा सही से समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो बता, आ रहा है तो फिर बढ़िया से बता। सर जल्दी से प्यारा से कमेंट लिख कि यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, हर एक कमेंट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप ये मानो कि किसी टीचर के लिए फीस। हाँ, आपकी फीस ही है मेरे लिए कमेंट मेरे बच्चे। ठीक है सर, चलो अब आते हैं आगे। सर इन तीनों को बनाने के लिए हमें अकाउंट्स के कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हम बिजनेस में सबसे पहले क्या करते थे, याद करो, जर्नल एंट्री। हाँ सर, कई बार बता चुका हूं। फिर उसके बाद हम बनाते थे लेजर्स। बिल्कुल सर जी, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, फिर उनके ग्रुप बनाते थे। और लेजर बनाने के बाद बाबू अल्टीमेट क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। बढ़िया। और अगर आपसे कोई पूछे तो इसी ट्रायल बैलेंस से हम 3 चीजें बनाते हैं, या इसी ट्रायल बैलेंस से अगर आपसे कोई पूछे, अरे ये क्या हो गया, इसी ट्रायल बैलेंस से अगर आपसे कोई पूछे तो ये हेल्प करता है फाइनल अकाउंट बनाने में। आज मुझे क्या जर्नल एंट्री पास करनी है? नहीं। क्या मुझे लेजर बनाने हैं? नहीं। सर मुझे क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस देगा, मुझे क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस देगा और मुझसे कहेगा ये बताओ इस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ। आज मैं ट्रायल बैलेंस बनाने नहीं बैठ रहा, आज मैं फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने बैठ रहा हूं। तो याद रखना, कसम खा लो, हाथ आगे करो मेरा बच्चा, कसम खा लो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए मेरे बाबू, मेरा सोना, तुझे चाहिए ट्रायल बैलेंस। क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस। अब जरा मैं थोड़ी तेरे को ट्रायल बैलेंस की शक्ल दिखाऊं? सर हाँ सर बिल्कुल, हमें दिखाओ शक्ल, हम तो ऐसे जानते हैं। आप क्या दिखाओगे? मेरे बच्चे मेरी सीख ले। सर ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस याद कर 2 साइड होती थी, है ना? हमने अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सर एक होती थी डेबिट साइड, है ना, एक होती थी डेबिट साइड और एक साइड है क्रेडिट। हम याद रखेंगे हमेशा, मैंने तेरे को सिखाया था ऑल एसेट एक्सपेंस, अक्षय कुमार वाला ए, हाँ जी, एसेट और एक्सपेंस डेबिट, और बेटा क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो LIC, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी।
लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये अकाउंट्स के रूल है। तो सारी एसेट्स मेरे बच्चों, सारी एसेट, जितनी भी एसेट्स के बैलेंस है वो डेबिट में आएंगे। सारी लाइबिलिटी बाबू, सारी लाइबिलिटी, हौले हौले तेरे को आगे बढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। सारी लाइबिलिटी, सुनते रहे बस पेशेंटली, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट में। सारी कैपिटल का बैलेंस, सर कैपिटल का बैलेंस तो एलआईसी, एलआईसी बोले तो क्रेडिट। सारे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सब डेबिट। ऑल इनकम्स, अकाउंट्स का रूल है, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम्स क्रेडिट। बस टोटल लगाते थे। सर हमें फाइनल अकाउंट सिखा रहे हो या ट्रायल बैलेंस सिखा रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बाबू होल्ड तो कर, पेशेंस तो कर, कॉन्सेप्ट को बिल्ड तो करने दे मेरे बच्चे, और एक बार मेरे साथ सीख ले, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, है ना। आ जा। अब मैंने तेरे को क्या बोला मेरा बच्चा, कह रहा है ये हमें ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है, ये तो हम बनाना सीख चुके हैं। अब इसकी मदद से फाइनल अकाउंट कैसे बनाएगा मेरा राजा मुन्ना, मेरा बच्ची कैसे बनाएगा, तो हम कहते हैं जितनी भी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल है, बाबू कसम खा ले, जितनी भी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल है वो जाएंगी बैलेंस शीट में। ओ याद कर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं बताऊंगा क्या, मेरा बच्चा बताएगा। सर एक तरफ होगी एसेट साइड और एक तरफ होगी लाइबिलिटी साइड। सारी एसेट, जितनी भी एसेट्स हैं वो एसेट साइड में आ जाएंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज में, जो मालिक का पैसा है कैपिटल वो कैपिटल, और बैलेंस शीट मजेदार बैलेंस टैली करेगी। अरे ये क्यों आ गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो बैलेंस शीट हमारा क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सारी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल तेरे को दिखते ही तू कहां डाल देगा, बैलेंस शीट में। अच्छा, सो ट्रायल बैलेंस में से सारी एसेट, फर्नीचर, मशीन, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्रीमिसेस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कहाँ जाएंगी, एसेट साइड में। लाइबिलिटी के नाम पे अगर तुझे कोई क्रेडिटर दिख रहा है, बिल्स पेबल दिख रहा है, तेरे को लोन दिख रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा दिख रहा है, कोई भी डिपॉजिट्स वगैरह, कोई लोन वोन है, सब वो कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी में। कैपिटल कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में। बढ़िया मक्खन, डन। हाँ सर। अब इनकम एक्सपेंस में सुन ले, अब इनकम एक्सपेंस के दो पार्ट होंगे। बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं है, ये समझाना है बस, ये पार्ट है, इतना समझ ले। इनकम एक्सपेंस में मेरे बाबू, मेरा सोना, जो डायरेक्ट नेचर की हैं, बाबू क्या बोला, जो डायरेक्ट नेचर की, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो जाएंगी तेरी कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब कौन सी डायरेक्ट होती है सर, अभी सिखाऊंगा मैं। और जो मेरी इनके अलावा बच गई, दैट इज इनडायरेक्ट। हम हमेशा दोनों नहीं याद रखेंगे, हम कहेंगे डायरेक्ट के अलावा जो बच गई वो सारी इनडायरेक्ट, और वो सारे इनकम एक्सपेंस कहां जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो होप सो आपको एक आइडिया मिला कि सर जी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल उठाओ और बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस उठाओ, और अपने ट्रेडिंग या पीएनएल में, कुछ ट्रेडिंग में और कुछ पीएनएल में। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है मेरे बच्चा, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप सो आपके ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यहां से कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, मैंने दे दिया आपको, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लो। अब मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं, बैलेंस शीट मुझे नहीं सिखाना, ट्रेडिंग सिखाते ही पीएनएल सीख जाओगे। आओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं मेरे बच्चे। ट्रेडिंग अकाउंट देखो, सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लो, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देगा, ये चीज कहां जाएगी, ट्रेडिंग में जाएगी, पीएनएल में जाएगी, बैलेंस शीट में। आ जा देख, आप जब भी ट्रेडिंग बनाओगे तो कसम खा लो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक साथ बनाते हैं, ठीक है। हमें बनाना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, पर मैं एक प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ले मेरे बच्चे, ये आपका फॉर्मेट है। हम कहते हैं इतने में हम ट्रेडिंग बना लेंगे, और इसके बाद जो पार्ट बनता है वो पीएनएल बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही आप बचपन में बनाते होगे 11th क्लास में। बच्चा कह रहा है बचपन में हमने पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब बनाना क्या है, कैसे क्या चीज होगी, याद रखो। ऑल एक्सपेंस, अकाउंट्स का रूल है, सारे खर्चे बाबू कहाँ आएंगे, डेबिट में, सारी इनकम कहाँ आएंगी, क्रेडिट में। तो जब भी मैं इनकम की बात करूंगा क्रेडिट, जब भी मैं खर्चों की बात करूंगा डेबिट। अब शुरुआत कहां से होगी, हमारा बिजनेस सबसे पहले शुरू करेगा जो हमारे पास सामान, मान लो मैं ये पेन बना के बेचता हूं, तो मैंने पिछले साल 10,000 पेन बनाए थे, 10,000 पेन बनाए थे। अब मेरा राजा मुन्ना ये बता, क्या 10,000 में सारे बिक गए होंगे, बिक भी सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं नहीं नहीं 8,000 बिके,
2000 पिछले साल बच गए थे, तो सबसे पहले मैं नया सामान खरीदूंगा या पहले ये 2000 यूज करूंगा? 2000 खर्च करूंगा, दैट मीन सबसे पहला खर्चा मेरे पास आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओके जी, ओके। लेकिन क्या 2000 में पूरा साल कट जाएगा? ना बच्चा ना, हम करेंगे परचेज। ओ, दूसरा खर्चा परचेज, जितना पड़ा है उसे यूज करेंगे, उसके बाद परचेज आएगा। कौन सी परचेज बाबू? कैश है या क्रेडिट है? कौन सी बाबू? दोनों आएंगी। हम एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, चाहे पैसा सामान खरीदते टाइम पैसा पे कर दिया है या कर दूंगा, कोई बात नहीं, सामान तो है, खर्चा तो है। और अगर कोई परचेज रिटर्न है बाबू, अगर कोई आपकी परचेज रिटर्न है जिसे आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हो, जिसे आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हो मेरे राजा मुन्ना बेटा, उसे उठा के क्या कर देंगे? माइनस। उसे उठा के क्या कर देंगे? माइनस। तो ये नेट परचेज आ जाएगी। 2 लाख का खरीदा, 10,000 वापस कर दिया, नेट 1,90,000 मेरे खर्चे में। पहला खर्चा ओपनिंग जो मेरे पास पड़ा हुआ है, दूसरा जो मैंने खरीदा, और खरीदने के बाद इसे जब मैं बेचूंगा तो वो खर्चा नहीं, वो इनकम। तो सेल हमारी इनकम साइड बोले तो क्रेडिट में आ जाएगी। कौन सी सेल? कैश या क्रेडिट? दोनों आएगी सर, चाहे पैसा आ गया या आ जाएगा, है तो हमारी कमाई। और अगर हमने इसमें भी कोई सेल रिटर्न आई है, इसमें भी हमारे पास कोई सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न उठाओ और माइनस कर दो। सर सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। हमने सेल किया था, अभी रिटर्न वापस आ रही है, इन बोले तो सेल रिटर्न उठाओ, नेट कर दो, और जो नेट सेल आएगी वो यहां आएगी, और जितना बच जाएगा वो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, इन दोनों के अलावा सेल और स्टॉक के अलावा बेटा यही है डायरेक्ट, यही है हमारी डायरेक्ट इनकम। इनके अलावा कसम खा लो कोई और इनकम मिलती है तो बेटा वो पीएनएल में आएगी। जैसे कि बेटा कल को क्वेश्चन कह दे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई कह दे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कोई कह दे बेटा हमें रेंट रिसीव हुआ है, कोई कह दे हमें कमीशन रिसीव हुआ है, रेंट हुआ है, कमीशन हुआ है, कुछ भी रिसीव हुआ है, कोई कह दे बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है, बाबू कुछ भी XYZ, मैंने कहा कुछ भी, आपको कोई भी तरीके की इनकम है वो सारी की सारी इनकम कहां जाएंगी? पीएनएल की क्रेडिट साइड में। दैट मींस इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी इनकम, चाहे जो भी इनकम आपको बिजनेस में हुई है, कोई एसेट बेची आपने, कुछ भी बेची, पर एसेट बेची, मशीन बेची, उस पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब यहां आएगा। सिर्फ प्योर सेल और जो सामान बच गया उसको छोड़ के बाकी यहां पे। खर्चों में कुछ खर्चे होंगे जिन्हें आप बोलोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां आएंगे, इनके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब यहां आएंगे। अब ये लिस्ट याद रखनी जरूरी है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा देखो जल्दी से। सर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं तो सबसे पहले हमारा डायरेक्ट खर्चा मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम मतलब क्या? हम कहते हैं हम अगर सामान बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो टिल द प्रोडक्शन, सामान बनने तक का खर्चा, बाबू क्या बोला? सामान बनने तक का खर्चा जो भी हो रहा है डायरेक्ट, या सामान को लाने का खर्चा जो भी हो रहा है वो डायरेक्ट। फैक्ट्री के गेट तक जो भी खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री में बनता है सामान, फैक्ट्री में रखा जाता है सामान, तो फैक्ट्री के गेट तक जो भी खर्चा हो रहा है वो सब डायरेक्ट है। जैसे कि आपने लाने के लिए भाड़ा पे किया, भाड़े को बोलते हैं फ्रेट। छोटी गाड़ी फ्रेट, उससे बड़ी कैरेज, उससे बड़ा कार्टेज। बाबू तो अगर ये सब ला रहे हो इनवर्ड तो वो डायरेक्ट है, तो वो क्या है? डायरेक्ट है। और अगर बनने के बाद भेज रहे हो, फ्रेट, छोटी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी के किराए को बोलते हैं कैरेज, सबसे बड़े ट्रक को बोलते हैं कार्टेज। लेकिन इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड, भेजने का खर्चा इनडायरेक्ट। ओ, बनाने के लिए सर जी हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, वेजेस। कई बार ये वेजेस भी लिखता है, कई बार वेजेस एंड सैलरी लिख देता है। तो बेटा जो पहले आ रहा है दैट मींस वेजेस, लेबर का मेजर खर्चा है, तो लेबर सामान बनाती है, दैट इज फैक्ट्री प्रोडक्शन एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन अगर कभी सैलरी लिखा है या सैलरी एंड वेजेस लिखा है, मतलब पहले सैलरी है, इसका मतलब एम्प्लॉय का मेनली खर्चा है इसमें, और एम्प्लॉय सामान बनाते नहीं है, वो ऑफिस चलाते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, फैक्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। सर जी लाते टाइम आपने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है, इंडिया के बाहर से खरीदा, जिसे आप कस्टम ड्यूटी भी बोलते हो,
अगर आपने सामान जल्दी आ गया तो आपने कस्टम डिपार्टमेंट को बोला सामान रख लो 2 दिन के लिए, हमारा शिप जल्दी आ गया है, सामान वहीं डॉक पे वहीं बंदरगाह पे रख लो, तो उन्होंने डॉक चार्जेस लिए हैं बाबू, ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा। अच्छा सर जी, कोई और फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का एनी मैनेजर सैलरी है, एनी खर्चा डायरेक्ट हो गया। कोई और खर्चा है जो आपने कमीशन या रॉयल्टी ऑन परचेज किया है, ऑन परचेज, तो वो भी डायरेक्ट हो गया। बस ये कुछ खर्चे हैं जिनकी लिस्ट याद रखनी है, बस इतने काफी है। सर जी लाने का खर्चा, उसको बनाने का खर्चा, उसको इंपोर्ट करने का खर्चा, उस पे कोई कमीशन वमीशन आपने परचेज पे जो पे किया वो, और उसका कहीं ना कहीं सर जी फैक्ट्री का खर्चा वो डायरेक्ट है। इसके अलावा कोई ऑफिस खर्चा है, ऑफिस का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। कोई आपका कमीशन या रॉयल्टी ऑन सेल है बाबू, ऑन सेल है, परचेज करते टाइम नहीं, बेचते टाइम कमीशन दे रहे हो, इनडायरेक्ट है। इसके अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेप्ट है, डेप्रीशिएशन है, जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट, वो सारे ही क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। बस ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके एग्जाम में ये बनाने को आ जाएगा, पर इनमें से कुछ भी पूछ जरूर सकता है कि बेटा इनमें से ये बताओ कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो मेरे बच्चे को 1 सेकंड में पता होना चाहिए। बाकी क्या होगा, हम इनकम के में से खर्चे माइनस करेंगे, तो बेटा अगर इधर आ गया तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर खर्चे ज्यादा हैं तो इधर लिखूंगा बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। पर मैंने कहा 1 स्टार यहां लगाऊंगा, 1 स्टार यहां, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो दोनों में से कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, और ये प्रॉफिट लॉस आपका पीएनएल में चला जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो इधर क्रेडिट में आ जाएगा पीएनएल के बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ऑफ कोर्स लॉस है तो इधर आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, ठीक है, इधर आ जाएगा। और फिर इनका टोटल लगाएंगे, इनकी इनकम में से इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करेंगे। अगर इनकम ज्यादा है तो आप बोलोगे नेट प्रॉफिट, और बाबू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। उसके बाद अगर बेटा खर्चे ज्यादा हैं तो आप बोलोगे बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस बाबू, दोनों में से 1 स्टार, फिर से या तो प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है, ये आपका एक सिंपल फॉर्मेट मैंने बता दिया ट्रेडिंग का और पीएनएल अकाउंट का, होप सो आपको क्लियर होगा। इनकम में ज्यादा दिक्कत है नहीं, खर्चों में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और ये कुछ लिस्ट है खर्चों की, इनको याद रखो, इनको दिमाग में फिट कर लो। इनके अलावा कुछ भी अगर आपको दिखता है वो सब पीएनएल में जाएगा, ठीक है, बढ़िया, मक्खन, डन। सर एक और याद रखना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे तो 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल दी होगी और एक आपको स्टॉक दिया होगा। अब कैपिटल भी 2 तरीके की होती है आपकी, एक होती है ओपनिंग कैपिटल और एक होती है क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे स्टॉक भी 2 तरीके का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, कसम खा लो बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनाई जाती है, इसका मतलब ऑलवेज जो स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, बहुत बढ़िया, और जो कैपिटल जाएगी वो क्लोजिंग कैपिटल जाएगी, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक तो वो डायरेक्टली दे देगा, पर क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं देगा, तो उसका एक फॉर्मूला आप बचपन से याद करके आते हो और वो यूज करोगे। क्या कि सर जी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी है, तो आप बोलोगे मान लेते हैं हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए, प्लस अगर हमने कुछ भी कमाया नेट प्रॉफिट तो ऐड कर देंगे, और अगर नेट लॉस है तो माइनस कर देंगे। बढ़िया, जो भी हमारी मालिक की कैपिटल बिजनेस में लगी थी प्लस उसका प्रॉफिट माइनस उसका लॉस, प्लस अगर उसने कोई और एडिशनल कैपिटल लगाई है और पैसा लगाया है बिजनेस में तो उससे इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर उसने कोई पैसा निकाल के घर ले गया है पर्सनल यूज में तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और फाइनली इसको करने के बाद आपकी आएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो कई बार आपके में एमसीक्यू बन सकता है जहां पे वो आपसे क्लोजिंग कैपिटल निकलवाने के लिए भी काम करवा सकता है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में याद रखना, आपकी जो कैपिटल आती है वो क्लोजिंग कैपिटल आती है। खत्म हो गया यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आइटम्स कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे निकाली जाती है, सब मैंने समझा दी। बोलना मेरे बच्चे हाँ या ना, पक्का, डन है। चल एक बार मैं जल्दी से तेरे को गो थ्रू करवाता हूँ मेरे पीपीटी में मैंने क्या क्या लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे इनकम स्टेटमेंट 2 तरीके की होती है बेटा, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट कहलाती है, जिससे आपकी बैलेंस शीट बनती है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है।
अगर आपसे कोई पूछे आप एनपीओ जस्ट पढ़ के आए हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंट है, तो भाई आप याद रखोगे कि इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है वो आपके ईयर एंड पे क्लोज पे बनाया जाता है कि भाई आपका क्लोजिंग है, ठीक है। जबकि इनकम सॉरी, हाँ अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ये ना एक्चुअली ये गड़बड़ हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए और ये बैलेंस शीट होनी चाहिए, दो में डिफरेंस है। ऊपर से लिखा है इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, यहाँ इन्होंने हेडिंग गलत कर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में डिफरेंस और बैलेंस शीट में, तो पीएनएल अकाउंट आपको प्रॉफिट लॉस निकाल के बताता है, अब जबकि बैलेंस शीट आपकी एसेट लायबिलिटी बताती है, ठीक है। ये आपकी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, ट्रेडिंग और पीएनएल, जबकि एस में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी हमेशा बनती है, चाहे आपका प्रॉफिट बिजनेस कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, नॉन कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, आपकी बनती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट आपका नेट प्रॉफिट लॉस बताता है, पोजीशन स्टेटमेंट आपकी एसेट लायबिलिटी बताती है पर्टिकुलर डेट पर, जबकि ये पूरे साल का बताता है कि पूरे साल में हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, ये आपको उस डेट पे बताता है आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन एग्जिस्ट करती है। बस मैंने ऐसे डाल दिया, इसका ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजों से पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस कराता हूँ कुछ एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। सर आपको एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, देखो जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं वो चीजों के एक ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे या पीएनएल में जाएंगे या बैलेंस शीट में जाएंगे, पर कई बार ईयर एंड पे कुछ चीजें बच जाती हैं जिन्हें बोलते हैं हम एडजस्टमेंट, जिनके हमें दो ट्रीटमेंट करने होते हैं कि भैया अब ये क्लोजिंग स्टॉक अब पता चला, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे पता चला, बैड डेब्ट ईयर एंड पे पता चला, प्रोविजन इस साल पता चला, तो बाबू इनका अब सीधा मुझे ट्रीटमेंट देना है, तो ट्रीटमेंट करने डेबिट और क्रेडिट, हर अकाउंट्स में डबल एंट्री फॉलो होती है, तो मैं आपको हल्की सी वो कुछ एडजस्टमेंट समझाने वाला हूं, आराम समझना, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट करें तो कुछ एडजस्टमेंट हैं जो आपके काम की हैं, बहुत सारी होती हैं, आपने 11th में पढ़ी होंगी, बट आपके कोर्स में कुछ ही हैं, तो वो कुछ पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहली आती है सर जी आपके दिमाग में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो सामान जो आपकी फैक्ट्री में बचा हुआ है, ईयर एंड पर पड़ा हुआ है, तो आप हमेशा याद रखो, पहली बात बहुत अच्छे से याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक को आप हमेशा जब वैल्यू निकालोगे उसकी, तो वैल्यू करोगे एट लोअर ऑफ, बेटा ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास फैक्ट्री में 2000 पेन पड़े हुए हैं, 2000 पेन क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो मैं इनको कितनी वैल्यू पे दिखाऊंगा, तो मैं बोलूंगा इनकी दो चीजें निकालो, एक तो मेरे को बनाने में इनकी कितनी लागत पड़ी है, मैं कह रहा हूं मेरे को एक पेन 500 रुपए की लागत पड़ी है बनाने में, और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में बेचूं तो कितने का मिलेगा, तो मार्केट प्राइस मान लेते हैं 600 रुपए का है, लेकिन 10% कमीशन देना पड़ेगा, तो 600 में बेच के 10% कमीशन देना पड़ेगा, तो 60 रुपए माइनस करके 540 रुपए मुझे नेट जेब में मिलेंगे। अब ये मेरा सामान अभी बिका नहीं है, बिकेगा, तो बेटा ये अभी बन चुका, इतनी इसकी एक कीमत है, और फ्यूचर में अगर ये बिकेगा तो हम कहेंगे हम वैल्यू करेंगे एट लोअर, लोअर बोले तो बेटा हमारे लिए होगा 500 रुपए का सामान इंटू 300 क्वांटिटी इंटू 2000 क्वांटिटी, दैट मीन जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में दिखाएंगे। पहली चीज, अभी कहां दिखाएंगे वो छोड़ो, ये दिखाएंगे। सर ये क्यों कर रहे हो आप, इतना ये लोअर क्यों ले रहे हो, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, कहता है फ्यूचर में अगर आपको लॉस दिख रहा है, डेटा 500 की चीज अगर यही 440 हो जाती, नुकसान दिख रहा होता, तो मैं शायद रिकॉर्ड करता 440 पे, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है 40 रुपए का फायदा होने वाला है, 500 की चीज 540 में बिकेगी, बेटा इग्नोर कर दो। दैट मींस हम हमेशा लोअर वैल्यू करते हैं, लॉस की तरफ देखते हैं, प्रॉफिट की तरफ नहीं देखते हैं, पहली चीज। अब दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना कहां का है, तो ये जो वैल्यू आई है इसको आप दो जगह दिखाओगे, ऑफ कोर्स एक तो मैंने अभी सिखाया, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे भी याद होना चाहिए, अपना बचा हुआ स्टॉक है इसलिए फायदा हो गया, और ये हमारा ही है तो बैलेंस शीट में एसेट में आ गया, बढ़िया मक्खन, डन, याद रखेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट है जो आपको याद रखनी है, डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन आपको ईयर एंड पे, आप चैप्टर पढ़ के आए हो मेरे साथ पूरा, ईयर एंड पे पता चला है हमने इतनी एसेट्स को यूज करा, तो डेप्रीशिएशन जब भी लगाया जाएगा, जिस भी एसेट पे लगाया जाएगा, मान लो मशीन पे लगा रहे हैं, बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, फर्नीचर पे लगा रहे हैं, जिस भी फिक्स एसेट पे लगाओगे उसे आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में से उसे उठा के माइनस कर दोगे, और दूसरा बेटा आपकी एसेट कम होगी तो पीएनएल में नुकसान हो जाएगा, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, पक्का।
दो ट्रीटमेंट, आपकी एसेट कम हो जाएगी और पीएनएल में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया मक्खन। तीसरा बेटा, कुछ होते हैं आउटस्टैंडिंग, कुछ होती हैं आउटस्टैंडिंग, कुछ होते हैं जिन्हें बोलते हैं एक्रूड या ड्यू। बोलो हाँ यार। इनका मतलब होता है पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब आपने कोई चीज अभी हो गई है, एक्रूअल बेसिस एनपीओ पढ़ के आए हो, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने मान लो कोई एम्प्लॉय से काम करा लिया बट अभी उसको सैलरी देना है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, ड्यू, कुछ भी बोल दो। तो यहां पे दो चीजें हो जाती हैं बाबू, या तो आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, मतलब जैसे मैंने एम्प्लॉय से काम कराया पूरे 12 महीने लेकिन उसे सैलरी पे करी सिर्फ 10 महीने की, फरवरी और मार्च की सैलरी अभी देनी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग है। या फिर मैंने बैंक में ब्याज कर पैसा रखा था, उससे मुझे इनकम आनी थी, इनकम के लिए जनरली वर्ड यूज होता है एक्रूड, तो इनकम आनी थी पर इनकम कम आई है, मुझे पूरे साल की इनकम आनी थी पर बैंक ने मुझे 7 महीने का ही ब्याज दिया, तो 4 महीने 5 महीने का ब्याज अभी आना है। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन सबके दो ट्रीटमेंट करते हैं। अब दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, आराम सुनना बेटा। खर्चा अभी हमने कर दिया, हम कहते हैं एम्प्लॉय से हमने काम करा लिया पूरे 12 महीने, पर अभी उसे देना है, पेमेंट देनी है, 2 महीने देनी है, तो क्या हुआ, दे देंगे, पर खर्चा तो इसी साल का, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का उसे रखेंगे नहीं। यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, यही सिखाया था मैंने एनपीओ में भी। बेटा तो अगर उसने इस साल काम कर दिया, भले ही हमने पे नहीं किया, खर्चा तो इसी साल का, ऐड करो, बहुत बढ़िया, तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। और अगर आप कहते हो कि भाई इनकम है, तो इनकम इसी साल की है पर हमने मिली नहीं, तो क्या हुआ, इनकम में ऐड करो, पहली बात। और बेटा अगर अभी खर्चा देना है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्योंकि देना है, और अगर इनकम लेनी है तो बैलेंस शीट में एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट, बात खत्म, सिंपल। सर आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी पेंडिंग है, मतलब अभी खर्चा हो गया है, इनकम होगी, आनी देनी बाकी है, तो क्या हुआ बेटा, है तो इसी साल का, तो इस साल का है, तो खर्चा है तो खर्चा बढ़ा दो, इनकम है तो इनकम बढ़ा दो, देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो एसेट, बढ़िया। सर इसी का दूसरा भाई होता है, सौतेला भाई है इसका बाबू, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड बोलो, अनएक्सपायर्ड बोलो, जो चीज अभी एक्सपायर नहीं हुई और आप दे के बैठे हो, या अनअर्न्ड बोलो, जो चीज आपने कमाई नहीं अभी आप दे के बैठे हो, दिस इज एडवांस। अब एडवांस भी दो तरीके का होता है, अगर बात करें तो या तो आपने कोई खर्चा एडवांस में पे करके बैठे हो, प्रीपेड एक्सपेंस, या आप कोई इनकम लेके बैठे हो, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम। अब बेटा प्रीपेड का मतलब है खर्चे, एडवांस का मतलब है सर जी यहां भी दो ट्रीटमेंट होंगे, यहां भी दो ट्रीटमेंट होंगे। पहली बात, आपने खर्चा पे किया एडवांस में, मतलब एडवांस मतलब इस साल का या अगले साल का, एडवांस का मतलब ही है कि हम इस साल खर्चा पे कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो बेटा इस साल का छोड़ेंगे नहीं और अगले साल का रखेंगे नहीं, तो खामा खा इस साल पे कर दिया, हटाओ खर्चे में से, ये अगले साल जाएगा। सर हटाओ खर्चे में से, ये इस साल जाएगा, हटाओ इनकम में से, ये अगले साल की इनकम है। प्रीपेड है मतलब हटा दो, आउटस्टैंडिंग है मतलब ऐड कर दो। और बेटा खर्चा एडवांस में पे करके बैठा हूं, खर्चा नहीं है इस साल का तो हटा दिया, लेकिन मेरा अधिकार बनता है कि मैं अगले साल बिना पे करे उस सर्विस को यूज करूंगा, दैट इज एसेट है। और मेरी यहां लायबिलिटी बनती है कि मुझे अगले साल उसके लिए काम करना पड़ेगा, एडवांस में पैसा लेके बैठा हूं, लायबिलिटी है। तो ये आपको कुछ ट्रीटमेंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, मोटे मोटे, ज्यादा नहीं है, आपको थोड़े बहुत याद रखने, ज्यादा टेंशन नहीं है। लास्ट में कराता हूं बेटा, आपके काम की चीज है बेटा, बेड डेप्ट एंड प्रोविजंस। ध्यान रखना, आपके लिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है बेड डेप्ट, खत्म बाबू खत्म चैप्टर, एक है बेड डेप्ट, एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एक है बाबू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या मतलब है, आराम से सुनना, ये तीनों चीजें आप बचपन में डरते थे, मैं एक साथ कवर कराता हूं बेस्ट। बेड डेप्ट का मतलब है मैंने मेरे चिंटू को सामान बेचा था 1 लाख रुपए का, कई लोगों को बेचा था, उसमें चिंटू को बेचा था 1 लाख रुपए का। अब चिंटू को मैंने लेयर एंड पे फोन किया, मैंने कहा चिंटू पैसा देगा, चिंटू कह रहा है भाई साहब ऐसा है, फोन रखो दोबारा करना नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, सामान बहुत ही वाहियात था, कोई पेमेंट नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर। दैट इज कंफर्म पैसा इररिकवरेबल है, कंफर्म्ड इररिकवरेबल है। दैट मीन्स अगर वो नहीं पैसा दे रहा है, उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि वो पैसा नहीं देगा, नहीं देगा, तो बेटा हम उसे बैड डेट बोलते हैं अकाउंट्स में, मतलब मेरा डेटर बैड हो गया।
ठीक है। चिंटू का भाई था पिंटू, मैंने पिंटू को भी समान उधार में बेचा था और मैंने कहा पिंटू बाबू तू पैसा देगा। पिंटू कह रहा है मूड बहुत खराब है। ठीक है, देना ना देना बाद में बताऊंगा, बिजनेस वैसे ही लॉस में चल रहा है और सामान भी आपका ज्यादा अच्छा नहीं है, पर चलो जैसा है मैं चला रहा हूं काम, बाद में बात करेंगे। अब चिंटू ने तो ना कर दिया, पर पिंटू ने ना करा ना हाँ करा, बीच में अटका दिया, लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी जहां से मुझे डाउट लग रहा है कि नहीं देगा। दैट इज अनसर्टेन है, फ्यूचर में अनसर्टेन है कि पता नहीं रिकवरेबल होगा या नहीं होगा, रिकवरेबल अनसर्टेन है और मुझे डाउट है कि शायद वो ना आए। दिस इज प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है? मैं यहां पर पैसे लेने की बात नहीं कर रहा, पैसा तो आएगा, पर मैंने एक स्कीम बनाई है कंपनी ने कि अगर आप आज खरीदते हो हमसे कैश में, अगर हम आज आपको सेल करेंगे कैश में तो हम 10% डिस्काउंट देंगे। उधार में भी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधार में आपको 3 महीने नॉर्मल अलाउ है, लेकिन 3 महीने में अगर आपने पहले महीने ही पे कर दिया तो हम 5% डिस्काउंट और देंगे। मतलब अगर आप आज पेमेंट करोगे 10% डिस्काउंट, अगर नहीं करोगे कोई बात नहीं, हम कोई डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 महीने का टाइम है, आप पैसे दे देना। पर 3 महीने में भी अगर किसी ने बहुत जल्दी 1 महीने में ही दे दिया तो हम तब भी उसे 5% डिस्काउंट देंगे। अब एक बंदे ने 20 मार्च को सामान खरीदा, हमसे 20 मार्च को सेल करी है, और बेटा आज 31 मार्च ईयर एंड है, और ईयर एंड पे मुझे क्या लग रहा है कि अभी 20 दिन है, इसके पास 20 दिन है अभी भी। अगर ये 20 दिन में पेमेंट कर देता है फ्यूचर में तो मुझे इसे 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग कि मैंने डिस्काउंट दिया नहीं है, फिर फ्यूचर में अनसर्टेन है क्या कि हो सकता है मुझे डिस्काउंट में भी अलाउ, मुझे इसे डिस्काउंट देना पड़े, मे बी अलाउ। ओ दैट मीन्स कि या तो कंफर्म नहीं मिल रहा है, या डाउट है नहीं मिलेगा, या डाउट है हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक तो पेन के जा रहा है बार बार, या तो डाउट है डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब बाबू हम कहते हैं हम तो प्रूडेंस हैं, हम तो क्या है, प्रूडेंस हैं, कंजर्वेटिज्म है। और कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सर जी अगर सामने वाले को फ्यूचर में नुकसान दिख रहा है तो मान लो नुकसान हो गया, सर फ्यूचर में नुकसान दिख रहा है कि डूबेगा, मान लो प्रोविजन बनाओ कि नुकसान हो गया। फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा, पैसा कम आएगा, मान लो कम आएगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब तीनों ही केस में या तो कंफर्म हो जाए या डाउट हो जाए, तीनों ही केस में हम मान लेते हैं नुकसान हो गया, और तीनों का सेम ट्रीटमेंट है, हम डेटर में से जितना पैसा कम आने वाला है, कम आएगा या डिस्काउंट देना पड़ेगा तो कम आएगा, तो डेटर में से माइनस करते हैं, और बेटा ये अल्टीमेट पैसा कम आएगा तो हमारा पीएनएल में डेबिट हो जाता है नुकसान, पीएनएल में डेबिट हो जाता है नुकसान। ठीक है, बट इनको कैसे करते हैं आराम से याद रखना, हमेशा सबसे पहले हमें बैड डेब्ट को माइनस करेंगे डेटर में से, फिर प्रोविजन माइनस करेंगे, फिर डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो कंफर्म नहीं मिल रहा वो हटा दो, फिर जिस पे डाउट है वो हटा दो, फिर जो मिलेगा उसमें जो डिस्काउंट लेके जाएगा वो हटा दो। इसको क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाऊंगा। ठीक है, डन। आखिरी बात और सुन लो बेटा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, प्रॉपर करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। छठा, एक आता है मैनेजर कमीशन, एक आता है मैनेजरियल कमीशन। ये क्या होता है सर? ये होता है हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है, मालिक, कैपिटल, और एक होता है बिजनेस को जो संभालता है, मैनेज करता है, डे टू डे बिजनेस संभालता है। पैसा लगा के भी कई लोगों का बिजनेस नहीं चलता बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब अगर मैं अपने मैनेजमेंट की एक सैलरी फिक्स कर दूं कि तेरे को हर महीने 1 लाख रुपए मिलेगा, बात खत्म, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा, बिजनेस चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, उसे तो 1 लाख रुपए मिलने हैं, ज्यादा कोई दिन रात मेहनत नहीं करेगा। तो हम हमेशा उसकी सैलरी से ऊपर उसे देते हैं कमीशन, कि भाई सैलरी तो मिलेगी प्लस कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन ऐसा वैसा कमीशन नहीं है, ये कमीशन तुझे मिलेगा बेटा 10% ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट। जो भी फर्म बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का 10% तुझे क्या मिलेगा? कमीशन। ओ, अब जब कमीशन मिलेगा तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? ये हमारे लिए, फर्म के लिए तो बेटा खर्चा ही है, देना है उसको, और दूसरा हम अभी अभी निकालेंगे प्रॉफिट के बाद, तो हमें दिया नहीं होगा, हम इसे आगे देंगे, दैट इज बैलेंस शीट में कहां जाएगा? लायबिलिटी, क्योंकि एक तरह का भी आउटस्टैंडिंग है। तो ट्रीटमेंट तो नॉर्मल है, ट्रीटमेंट तो नॉर्मल है, खर्चा है हमें देना है, बात खत्म, खर्चा पीएनएल में जाएगा, देना है तो लायबिलिटी। पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसकी कैलकुलेशन, निकलेगा कैसे?
निकलेगा कैसे। अब यहां पॉइंट आता है कि कई बार क्वेश्चन आपको ये 10% प्रॉफिट दो तरीके से देगा, या तो देगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, चार्जिंग कमीशन, या आपको देगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ओ सर ये कैलकुलेशन आप समझना, हमारे लिए कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिफोर दिया तो कैसे काम होगा, आफ्टर दिया है तो कैसे काम होगा। बाबू अगर बिफोर दिया तो कसम खा लो, आप जब भी पीएनएल अकाउंट बनाओगे, आप ये पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो पीएनएल अकाउंट में बाबू आपको मैंने सिखाया, सबसे पहले आपने यहाँ पे डाला बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने यहाँ पे और इनकम डाली है, सारी इनकम डाल दी, मान लो इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी थी, फिर आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चे डाल दिए, सारे डाल दिए, पर आपने खर्चे डालने के बाद सारे खर्चे जितने भी थे डाल दिए। अब मैनेजर कमीशन डालना है, पर मैनेजर कमीशन तो अभी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इन इनकम में से इन खर्चों को ही सिर्फ माइनस करूं, इसको अभी ना माइनस करूं, इसको अभी रहने दूं, इसको अभी ना, क्योंकि मैनेजर कमीशन तो निकाल ही रहा हूं ना, तो बेटा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो प्रॉफिट होगा बिफोर मैनेजर कमीशन की, वो प्रॉफिट जो अभी मैनेजर कमीशन को देने से पहले है। और अगर रेट मैनेजर बिफोर कमीशन ही दे रहा है तो बेटा मान लो हमारा नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट जो बिफोर मैनेजर कमीशन आया है वो हमने कैलकुलेट करा मैनेजर कमीशन को छोड़ के, वो मान लेते हैं हमारा आया है 2,20,000 रुपए। तो 2,20,000 का सीधा रेट डिवाइडेड बाय 100, मतलब आप सीधा 10% निकाल दोगे, 22,000 रुपए कमीशन आ जाएगा, और 22,000 रुपए कमीशन यहां डाल के बाकी जो बैलेंस बचा फिर आप परफेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल दोगे कि आपका अब फाइनल प्रॉफिट क्या बचा। मक्खन। मतलब अगर बिफोर आपको ऑलवेज निकल जाएगा बहुत आराम से, और रेट में भी अगर बिफोर ही लिखा है तो कुछ नहीं करना, सीधा रेट लगा दो, खत्म। पर अगर लिखा है आफ्टर तो बाबू आफ्टर में नहीं निकाल सकता। आफ्टर का मतलब है इस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद उस पर कमीशन निकालो। अब कमीशन माइनस करने के लिए कमीशन निकालना पड़ेगा, और कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करना पड़ेगा। ये तो फट गए, ये तो फंस गए, अगर देखा जाए तो हम अपनी बुरी तरीके से उसमें फंस गए। तो उस केस में क्या करेंगे हम कहेंगे बाबू एक मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या है, हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही है ना, उसे ही उठा ले, तू उसे ही उठा ले, आफ्टर में भी बिफोर ही उठा, बट इस बार रेट डिवाइडेड बाय 100 ना करके 100 प्लस रेट कर दे। ओ सर मतलब अपन को प्रॉफिट तो वही उठाना है, बस अगर बिफोर है तो सीधा रेट लगा दे, आफ्टर है तो अपन रेट को 100 डिवाइडेड बाय रेट डिवाइड करेंगे ताकि हमारा क्यूमुलेटिव रेट आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, जैसे मेरे केस में 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये हो जाएगा 110। जीरो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर 22 आ रहा था, ये 20,000 आ जाएगा। बस खत्म हो गया चैप्टर। ये आपका मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट भी खत्म। चल मेरे बच्चे, ठीक है, तो ट्रेडिंग आ गया तुझे बनाना, पीएनएल आ गया तुझे, बैलेंस शीट आ गई, सारी एडजस्टमेंट मैंने जो अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट थी वो सारी सिखा दी तेरे को, बाकी इंटरेस्ट की कुछ एडजस्टमेंट आएंगे साथ में कर लेंगे, ठीक है। चलो जी जल्दी से आओ, अब क्वेश्चन निपटाते हैं, खत्म, बताओ जल्दी से, ठीक है, यहां से निपटाते हैं, पहला क्वेश्चन से निपटाएंगे ना भाई, ठीक है। ये जो भी अगर तेरे को लेना हो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले ले, कोई टेंशन नहीं है। सर जी कह रहा है पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, क्या है पर्पस हमारा फाइनल अकाउंट बनाने का, क्या प्रॉफिट लॉस निकालना है, वैल्यू ऑफ एसेट निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन दोनों निकालनी है। द आंसर इज दोनों निकालनी है हमें, प्रॉफिट लॉस भी चाहिए और पोजीशन भी चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर 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 बिफोर, आफ्टर नहीं है, बिफोर है, तो बेटा क्या करेंगे, कमीशन बताओ कितना, 8,400, अगर प्रॉफिट है 8,400, तो 8,400 का 5% निकालना बाबू, 8,400 का 5% सीधा भाई सीधा लगा देंगे, 8,400 का रेट डिवाइडेड बाय 100, 5% आ गया 420 रुपए, डन मक्खन। चल भाई अगर आफ्टर होता तो फिर हम करते 8,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो ये आता 400 रुपए। ओ सर वो भी ऑप्शन है लेकिन वो आफ्टर पे लगता, ठीक है अभी नहीं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन पढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 3, पेटी कैश क्या होता है हमारा, बेटा ये हमारी कैश बुक का क्वेश्चन है, याद रखना। पेटी कैश हमारा जो बचा हुआ कैश है, छुटपुट खर्चा है, कैश तो हमारी क्या रहेगा, हमेशा एसेट, ठीक है, हमारी एसेट ही रहेगी।
फिक्स एसेट हमें क्या करते हैं बिजनेस में, किस लिए रखते हैं फिक्स एसेट्स को? बेटा फिक्स एसेट्स वो होती हैं, ये सब स्टार्टिंग में जिन्हें हमने हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन रखा हुआ है, हमने बिजनेस में रखा है उनके लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए, ना जी ना, ये इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं। सेल के लिए रखा है? नहीं सर। कन्वर्जन इनटू कैश क्विक? नहीं सर, यही रखेंगे, फिर क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए रखा है। वैसे अगर जाए तो इसे लॉन्ग टर्म यूज होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, याद रखना, देखो इधर देखो मेरी तरफ। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग, मतलब होलसेलर रिटेलर जो सिर्फ सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं और आगे उसे रीसेल कर देते हैं, आगे उसे रीसेल कर देते हैं। तो उनका अगर बिजनेस है तो हम उनके लिए 3 अकाउंट बनाते हैं जो हमने सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। बढ़िया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं 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 सर, हम तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हम खरीदते नहीं, हम ये पेन बनाते हैं, तो बाबू फिर उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी ये 3 तो बनाने ही पड़ेंगे, ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ आता है, बैलेंस शीट समझ आती है, पीएनएल समझ आता है, ये अकाउंट क्यों बनेगा? ये बनेगा आपके अपने फिनिश गुड की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए, कि आपको उसे बनाने में कितना खर्चा हुआ। देखो ट्रेडिंग में तो सीधा खरीदा परचेज आ गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपके फिनिश गुड जो आपने बनाया उसमें कितनी लागत आई है। तो ये बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, ना जी ना, ये कॉस्ट निकालने के लिए बनाया जाता है कि हमने जो गुड्स बनाया उसकी कितनी लागत आई है, ठीक है। सेल प्रोसीड फ्रॉम द गुड्स प्रोसीड, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल प्रोसीड तो हम लोग ट्रेडिंग में ही दिखाते हैं, हमें सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलो। सर जी कंपनी है 20% मार्जिन ऑन सेल, कह रहा है 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सेल प्राइस पे, बताओ प्रॉफिट कितना आएगा कॉस्ट पे? ये वाला रेट कन्वर्ट करना आता है आपको? देखो मैं दिखाता हूं। अगर कभी 20% लिखा हो, ठीक है, जैसे आपका प्रॉफिट ऑन सेल हो, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिया है? 20%। 20% को पहले इजी में लो, 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज, इससे 1/5 लिख सकता हूं, 1/5 ऑन सेल। अब इसे ऐसे रीड करते हैं कि 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए की सेल प्राइस पे, ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में सेल। तो बाबू अगर ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए, बाबू प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए, तो उसका शॉर्टकट याद रखना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में माइनस कर दो। भाई सेल में से प्रॉफिट आओगे तभी तो लागत आएगी। तो 1/5 ऑन सेल है तो 1/4 ऑन कॉस्ट। ओ 2/5 ऑन सेल होता तो 2/3 ऑन कॉस्ट हो जाता। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेस कर दो, सेल से कॉस्ट पे आना है लेस कर दो, से कॉस्ट से सेल पे जाना है ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो, प्रॉफिट बढ़ा दो तो सेल पे आ जाओगे, कम कर दो तो प्रॉफिट पे आ जाओगे। तो अभी उसने पूछा है एट कॉस्ट, इसका मतलब 1/4 को निकालोगे तो 25%, ठीक है, डन है। कह रहा है एट द टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैड डेब्ट रिकवर्ड कहां जाता है? बेटा इनकम है, पढ़ा दिया, पीएनएल अकाउंट में जाता है, बताया नहीं? हाँ जी, पीएनएल अकाउंट में जाता है, कोई दिक्कत नहीं। डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, उसे कहां दिखाया जाएगा? डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा है बाबू, सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है इसका मतलब एक ट्रीटमेंट होगा, और एक ट्रीटमेंट क्या होगा? वैसे डेप्रीशिएशन के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, बैलेंस शीट से माइनस होगा मतलब एसेट से माइनस, और पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है इसका मतलब सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, प्लस माइनस हो चुका है, सिर्फ पीएनएल में शो होगा, डेबिट में, खत्म, डेबिटेड टू पीएनएल, खत्म। आगे चलो। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल, देखो जीपी को हम लोग नॉर्मली बचपन में निकालते थे ना, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के बना सकते हैं, या फिर आप निकाल सकते हो नेट सेल में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, याद रखना ये फॉर्मूला भी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट मींस ओपनिंग में जितना सामान था प्लस जो खरीदा टोटल, प्लस जो खर्चा किया, टोटल कॉस्ट में से हटा दो जो बच गया है, तो अपना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई 2000 ओपनिंग में था, 10,000 खरीदा, तो 12,000 हमने खरीद के टोटल हो गया, उस पर खर्चा वर्चा किया, 12,000 की लागत आ गई। 12 में से 3 तो अभी पड़ा है, तो 9,000 बिक गया, तो 9,000 की लागत माइनस 9,000 का प्राइस सेल, तो जो बचा वो आ गया अपना प्रॉफिट। तो ठीक है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही फॉर्मूला है, खत्म। बाकी तो सीओजीएस वगैरह नहीं। डन। पीएनएल अकाउंट क्या बताता है बेटा? हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, फाइनेंशियल रिजल्ट बनाता है फॉर अ पीरियड के लिए, नॉट पर्टिकुलर डेट के लिए। बढ़िया, ठीक है, डन। ए पॉइंट। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी नहीं है? पीएनएल है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को आगे जाके आप बोलोगे, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है,
ठीक है। बेसिकली ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका पार्ट हो जाता है। वैसे ना आपको अगर देखा जाए तो लोग कुछ ट्रायल बैलेंस बोलेंगे, वैसे तो मेरे हिसाब से ट्रायल बैलेंस होता, क्योंकि यहाँ से ना फंड से हटा के आप इसे कैश फ्लो लिखो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारी स्टेटमेंट का नहीं होता, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे फंड लिखा है, अगर कैश फ्लो लिखेगा तो मैं उसे फिर ट्रायल बैलेंस बोल दूंगा, बट अगर आपसे कुछ ना पूछे और आपसे यही आंसर हो तो अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट बोल के चलेंगे कि भाई फंड फ्लो आपका एक एनालिसिस पार्ट होता है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो आपके अकाउंट्स का पार्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज शेयर कैपिटल शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, बट मालिक का पैसा कैपिटल, मालिक का पैसा कैपिटल लायबिलिटी में क्यों आता है? ये यहाँ का चैप्टर का थोड़ी ना है, ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है भाई। आपका मालिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मालिक और बिजनेस, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, शोन इन, बेटा कब? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बाबू, वही चीज। क्लोजिंग स्टॉक के भी दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आएगा, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट की सिर्फ एसेट में आएगा। अब अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसके दो ट्रीटमेंट नहीं, एक ट्रीटमेंट, सिर्फ एक ट्रीटमेंट। और याद रखना, मैंने हमेशा सिखाया है कि अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो बाबू जितना भी प्लस माइनस है वो हटा दो, तो उसका मतलब ट्रेडिंग हटाओ, इनकम एक्सपेंस में हटाओ, सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, बस खत्म। हाँ वैसे होता तो दोनों आता, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक जगह आएगा। बढ़िया। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, आप बताओ सन्ड्री डेटर से कितना माइनस होगा। लो बेटा, अगर मैं इसको करूं तो आप बैलेंस शीट बनाओ, देखो बैलेंस शीट में लो प्रोविजन सिखा देता हूं। सबसे पहले सन्ड्री डेटर आएगा, सन्ड्री डेटर कितना है? 1600 रुपए, ठीक है। अब प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन, ठीक है, कह रहा है सन्ड्री डेटर में से विल बी डिडक्टेड, ठीक है, कितना बैलेंस शीट में जाएगा? तो सन्ड्री डेटर में नया प्रोविजन माइनस होगा, ठीक है, नया प्रोविजन माइनस होगा, माइनस न्यू प्रोविजन, माइनस न्यू प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन विच इज 800, विच इज 800। तो अल्टीमेट 800 रुपए हमारे डेटर में आएगा, मतलब आप देखोगे तो 800 रुपए हमारे पास आएगा, ठीक है, 800 रुपए हमारे पास आएगा, ठीक है, डन। अगला बताओ, कह रहा है इन्वेंट्री इज द, क्या है हमारी इन्वेंट्री? इंक्लूड इन द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट है, इस साल नहीं तो अगले साल बिकी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चों, तो ये हमने आपके सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। होप सो आपको सारा क्लियर हो गया होगा, डबल ट्रीटमेंट भी समझ आ गया। सिंगल ट्रीटमेंट में याद रखना, जहां भी प्लस माइनस हो उसे हटा दो, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, मान लेंगे डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका, सीधा पीएनएल में। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सिखाया मैंने, खर्चे में प्लस करना, इनकम में प्लस, वो सब हटा दो, सीधा बैलेंस शीट में। हाँ क्लोजिंग स्टॉक स्पेशल ट्रीटमेंट है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बाबू उसका ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में वो एडजस्टमेंट के रूप में जाता है, तो हम मान लेंगे एडजस्टमेंट हो चुकी है, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। थैंक यू सो मच, यहां पर हमारा फाइनल अकाउंट खत्म। मजा आया आपके साथ, आपको भी मजा आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलो जी, बाय, टेक केयर।